जब मैंने YouTube पे कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था तो मैं उस टाइम पे YouTube टिप्स की वीडियोस बहुत ज़्यादा देखता था, बट उसमें मैं एक चीज़ में हमेशा कंफ्यूज रहता था कि क्वालिटी पे फोकस करना है या क्वांटिटी पे फोकस करना है। क्योंकि काफ़ी सारे YouTube वीडियोस में बताते थे कि क्वालिटी पे फोकस करो, भले ही कम वीडियोस बनाओ बट अच्छी बनाओ तो उस पर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। बट वहीं कुछ यूट्यूबर्स कहते थे कि ज़्यादा बनाओ, कोई ना कोई तो हिट हो ही जाएगी। अब इसमें मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती थी कि जब मैं पूरा हफ्ता भर लगा करके भी एक क्वालिटी वीडियो बनाता था उस पर भी व्यूज़ नहीं आते थे, और जब मैं ज़्यादा वीडियोज़ बनाता था उसमें से भी कोई हिट नहीं होती थी। तो मेरे लिए दोनों ही चीज़ें वर्क नहीं कर रही थी। मैंने क्वालिटी पे फोकस करके भी देख लिया था, मैंने क्वांटिटी पे फोकस करके भी देख लिया था, और दोनों ही काम नहीं कर रही थी। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सच बताऊं तो मैं बिजनेस बुक्स पढ़ रहा था उस टाइम पे, और वहां से मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। बिजनेस बुक्स पढ़ने के पैसे तो नहीं थे मेरे पास, झूठ नहीं बोलूंगा। उस टाइम पे मैं पीडीएफ देखता था ऑनलाइन, कोई फ्री मिल जाए, या फिर मैं समरीज सुना करता था। और उन समरीज को सुनते सुनते, उन बुक्स को ऊपर ऊपर से पीडीएफ से पढ़ते पढ़ते मुझे दो मेन चीजें पता लगी, और मैंने सोचा कि यार ये तो बिजनेस के साथ साथ यूट्यूब चैनल पर भी अप्लाई हो सकता है। तो वो मैंने अप्लाई करके देखा, और हाँ वो काम भी किया। जो मेरा दूसरा चैनल है उसकी कुछ वीडियोस पे, कुछ नहीं मतलब एक दो वीडियोस पे ही मिलियन के ऊपर भी व्यूज गए। और ऐसा भी नहीं था कि इस चीज को करना बहुत टफ था, बट हाँ ये था कि ये थोड़ी सी नई चीज थी, मतलब इसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। अगर पता होता तो शायद मैं इस पे ही फोकस कर रहा होता। क्योंकि जब मैं यूट्यूब टिप्स की वीडियोस देखता था उसमें मेजरली मुझे वही वीडियोस दिखती थी कि बेस्ट टैग्स और हैशटैग्स ढूंढ लो, टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग कौन से लगाएं कि वीडियो पे ज्यादा व्यूज आए, और वो सब करके मैंने देख लिया था पूरे एक दो साल, और उससे मुझे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा कि अब इसको देखना बंद कर दें, क्योंकि यहाँ से कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है मुझे। मुश्किल से 180 व्यूज तक मैं पहुंचा हुआ था, नहीं 346 व्यूज तक मैं पहुंचा हुआ था मैक्सिमम एक वीडियो पे, बट वो भी तब आए थे जब मैंने बहुत सारे लोगों से शेयर किया हुआ था। तो मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने बिजनेस बुक्स में क्या पढ़ा। मेनली दो चीजों के बारे में बताऊंगा, वैसे तो बहुत सारी चीजें थी उसमें। पहली चीज थी मार्केट वैलिडेशन के बारे में, और दूसरी थी डिमांड सप्लाई मिसमैच के बारे में। मार्केट वैलिडेशन को हर बुक में अलग अलग नाम से अलग अलग चीजों से एक्सप्लेन किया हुआ था। मैं तुम्हें सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं होगा, बट इससे चीजें समझ जरूर आ जाएंगी। जैसे मार्केट में तुमने काफी सारी तरह की गाड़ियां देखी होंगी, बट एक चीज कॉमन होगी उसमें, वो है गोल टायर। और वो टायर गोल इसलिए है क्योंकि वो बेस्ट वर्क करता है। अगर मैं वहीं आऊं और बोलूं कि नहीं मैं दुनिया बदल लूंगा, मैं कुछ नया करूंगा, और बोलूं कि मैं एक रेक्टेंगुलर टायर बनाऊंगा, तो ऑब्वियसली वो वर्क नहीं करेगा। वो आइडिया ना तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट उसका अच्छा होगा, ना उसे मार्केट वैलिडेट करेगी, मतलब ना ही उसे मार्केट सपोर्ट करेगी, और ना ही वो अच्छा वर्क करेगा। उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी खराब हो जाएगा और मार्केट वैलिडेशन भी खराब हो जाएगा। अब इसका यूट्यूब से क्या रिलेशन है उसको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले पॉइंट नंबर 2 को देख लो। पॉइंट नंबर 2 है हमारा डिमांड सप्लाई मिसमैच के बारे में। इसको भी अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से समझाया गया है, जैसे ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी के नाम से, बट नाम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फायदा होगा भी नहीं। इसका यूज क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। ऑथर ये कहते हैं कि ऐसी मार्केट में हमें बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहिए जिसमें डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो बट सप्लाई थोड़ी कम हो। अब ये वाला पॉइंट मैं यूट्यूब पे अप्लाई करने में सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि मैं जहां पर भी डिमांड हाई देखता था कि जो भी टॉपिक में सर्च कर रहा हूँ, नीश सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसमें डिमांड तो मुझे मिल जाती थी कि उसमें व्यूज बहुत ज्यादा आते थे, बट उसमें सप्लाई भी बहुत होती थी, यानी मतलब उसमें कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हाई होता था। तो इसको कैसे अप्लाई करना है इसमें मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था, बट इवेंचुअली इसका मैंने सोल्यूशन ढूंढ दिया था। बट ये दोनों चीजें सीक्वेंस वाइज ही वर्क करती है, मतलब पहले तुम स्टेप नंबर 1 करोगे मार्केट वैलिडेशन वाला, देन तुम डिमांड सप्लाई पे आओगे। और इवन स्टेप नंबर 1 तो इस चैनल पर बहुत ही अच्छे से अप्लाइड है, और मुझे काफी सारे कमेंट्स भी आते हैं लोगों के कि आपके चैनल पर तो 20,000 सब्सक्राइबर है, इस पे 1-2 लाख व्यूज कैसे आ जाते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ वो मार्केट वैलिडेटेड होती है। उनका मार्केट वैलिडेशन एकदम टिक होता है कि हाँ ये मार्केट वैलिडेटेड आइडियाज हैं। अब ये होता क्या है मैं तुम्हें थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मुझे कोई भी नए टॉपिक पे वीडियो बनाना होता है तो मैं डायरेक्टली वीडियो नहीं बनाने लग जाता, मैं पहले उसे वैलिडेट करता हूँ कि ये आइडिया एक्चुअल में वर्क करता है या नहीं। मेरे सिमिलर नीश में जो अदर कंटेंट क्रिएटर्स हैं, क्या उन्होंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई और उनकी चली या नहीं। इससे मुझे फायदा ये हो रहा है कि मुझे दिख रहा है कि आइडिया सच में लोग देखना भी चाहते हैं या नहीं। जैसे 5 मिस्टेक्स बिगिनर यूट्यूबर्स मेक, इस पे मैंने वीडियो बनाई थी, तो ये वैलिडेटेड आइडिया है। मैंने पहले रिसर्च करी कि इस टॉपिक पे वीडियोस ऑलरेडी हैं, और हैं तो क्या उस पे व्यूज हैं या नहीं। बट सिर्फ वैलिडेशन से फायदा नहीं होगा, हमें देखना होगा कि नेक्स्ट वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी मार्केट में आइडिया तो वैलिडेटेड है कि ये चलता है, बट अगर उसकी डिमांड है बट सप्लाई भी बहुत ज्यादा है, तब तो उस पे रैंक करना बहुत टफ हो जाएगा, उस पे व्यूज लाना बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि उस पे ऑलरेडी बहुत हाई कंपटीशन है। तो इस वाली प्रॉब्लम को मैंने कैसे टैकल करा मैं बताता हूँ। मैंने पहले तो बहुत सारी रिसर्च करी कि कोई मुझे लेस कॉम्पिटिटिव कीवर्ड मिल जाए या लेस कॉम्पिटिटिव नीश मिल जाए, बट वो मुझे मिली नहीं। टू बी ऑनेस्ट, मैं जो भी सर्च करता था उस पे हाई कंपटीशन ही होता था, मतलब बहुत सारे क्रिएटर्स होते थे उस पे। देन आई डिसाइडेड कि यार हाई कॉम्पिटिटिव वाली नीश में ही चले जाते हैं, मतलब डिमांड उसमें होगी और सप्लाई भी होगी, बट मुझे पता होगा कि मैं कैसे स्टैंड आउट करूंगा इस सप्लाई के ऊपर। जैसे ये एक व्यक्ति है जो कि वीडियो एडिटिंग नीश में वीडियोस बनाता है, वीडियो एडिटिंग की डिमांड भी है, बट वीडियो एडिटिंग पे वीडियोस बनाने वाले लोग भी बहुत ज्यादा हैं, यानी कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। तो अगर ये व्यक्ति सोचता कि यार बहुत कंपटीशन है रहने देता हूँ, तो शायद यूट्यूब पे कभी वीडियोस बनाता भी नहीं। बट इसने वो चीज अप्लाई करी जो कि तुम्हें हाई कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी स्टैंड आउट कराती है, वो है यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट। ये अपनी वीडियोस में कॉम्प्लेक्स चीजों को समझाने के लिए फनी स्किट्स का यूज करता है, यानी कि वीडियो एडिटिंग वाली नीश में जहाँ पे हर कोई बोरिंग वीडियोस बनाता था, डायरेक्ट ट्यूटोरियल्स बनाता था, इसने फनी स्किट्स इंक्लूड करी बीच में, जिससे वीडियो एंगेजिंग भी बनी और कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसानी से समझा भी दिया व्यूअर को। यूट्यूब बहुत अनफेयर है भाई। क्यों? ये इतनी अच्छी वीडियो बनाई, बढ़िया सिनेमैटिक्स, कैमरा, 4K एडिटिंग,
फिर भी व्यूज नहीं आए। किस बारे में थी वीडियो? ये थी हाउ टू मेक योर डॉग टॉक लाइक अ कैट। अबे ये कोई क्यों देखना चाहेगा? उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, वीडियो की क्वालिटी देखना तू। अबे मैं कैसे देखूं, मैं तो अन्ना हूं ना। तो अभी तक हमने दो मेन चीजें सीखी। पहला तो है मार्केट वैलिडेशन। जिस आइडिया पे हम काम करना चाहते हैं वो एक वैलिडेटेड आइडिया होना चाहिए, उसकी डिमांड होनी चाहिए, लोग उससे एक्सेप्ट करने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ये सिखा रहे हैं कि कुत्ते को बिल्ली की तरह बोलना कैसे सिखाएं, इस पे कोई देखना नहीं चाहता, तो ये वैलिडेटेड आइडिया नहीं होगा। तो सबसे पहले आइडिया को वैलिडेट करेंगे, देन डिमांड और सप्लाई पे आएंगे। क्या उस टॉपिक पे डिमांड हाई है, यानी कि बहुत सारे लोग उस टॉपिक पे इंटरेस्टेड है? हाँ। क्या सप्लाई भी हाई है? अगर सप्लाई कम होगी तब तो वो हमारे लिए ग्रीन फ्लैग है कि यार डिमांड है बट ज्यादा लोग हैं नहीं इस पे वीडियोस बनाने वाले। तो तब तो हमें एक ऐसी नीश मिल गई जहाँ पे अगर हम क्वालिटी कंटेंट डालेंगे, यानी जो एग्जिस्टिंग सप्लाई है उससे अगर अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो इजीली हम स्टैंड आउट कर लेंगे। बट अगर हमें दिख रहा है कि सप्लाई बहुत ज्यादा हाई है तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा यूएसपी क्या है, हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है जो हमें बाकी कॉम्पिटिटर से अलग कर रहा है, जो हमारे कंटेंट को इससे बेहतर बना रहा है जो एग्जिस्टिंग सप्लाई है। मतलब बेसिकली वो कंज्यूमर के इस क्वेश्चन को आंसर कर रहा है कि मैं तुम्हारी वीडियो क्यों देखूं, मैं इन लोगों की वीडियो छोड़कर तुम्हारी वीडियो पे क्यों आऊं, ऐसा क्या है इसमें। और वो क्लियर होगा तुम्हें जब तुम डिफाइन करोगे कि तुम्हारा यूएसपी क्या है, तुम्हारा यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। अब ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट पे तुम ओवरथिंक ही करते रहो कि पहले मैं अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट ढूंढूंगा, पहले मैं ये देखूंगा कि कैसे मैं अपने आप को कंपटीशन से बेहतर कर सकता हूं, और ऐसे में फिर तुम ओवरथिंकिंग वाले लूप में ही फंस जाओगे। बट आई वुड सजेस्ट इज कि तुम ट्राई करो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सप्लाई है एटलीस्ट उसके रेफरेंस लेवल को मैच करो, यानी कि जो मार्केट एक्सेप्ट कर रही है आइडिया को वो किस फॉर्म में एक्सेप्ट कर रही है। जैसे अगर यूट्यूब पे एडिटिंग रिलेटेड वीडियोस चल रही है तो उनको स्टडी करो कि उनकी क्वालिटी किस लेवल पे है, वो किस लेवल पे उस आइडिया को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ वर्किंग आइडिया लेकर फायदा नहीं है, उसका एग्जीक्यूशन भी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एग्जिस्टिंग कंटेंट के रेफरेंस लेवल को भी मैच कर लोगे ना, यानी एग्जिस्टिंग क्वालिटी अगर यहाँ पे है और तुम यही क्वालिटी पे खुद भी बनाने लगोगे, तब भी लोग तुम्हारे कंटेंट को प्रेफर करेंगे तुम्हारी यूनिकनेस के लिए। जिस तरीके से तुम समझा रहे हो, जिन वर्ड्स का तुम यूज कर रहे हो, जिन एग्जांपल्स का तुम यूज कर रहे हो, वो तुम्हारे खुद के होंगे, वो तुम्हारे लिए यूनिक होंगे। तुम्हारी टीचिंग स्टाइल डिफरेंट होगी, तुम्हारा कंटेंट डिलीवरी का स्टाइल डिफरेंट होगा, तुम्हारा एडिटिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी, तो वो तुम्हारे लिए थोड़ी सी यूनिकनेस ला सकता है कि इवन अगर तुम मार्केट के रेफरेंस लेवल को मैच कर रहे हो कि एग्जिस्टिंग जो कंटेंट चल रहा है वो इस तरीके का है, मेरा भी इस तरीके का है और आइडिया भी वैलिडेटेड है, तब चांसेस है कि वो वर्क करेगा। बट अगर तुम्हें दिख रहा है कि मैं मार्केट के क्वालिटी लेवल्स को बीट कर सकता हूँ, देन देयर इज अ हाई चांस कि वो कंटेंट तुम्हारा आज नहीं तो कल चल ही जाएगा।